नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज भी देखो, जो हमारी क्लास है वो ईवीएस थ्योरी क्लास है। थ्योरी का मतलब क्या है, इसको आप समझ लो थोड़ा सा। देखिए, सीटेट में जो ईवीएस आएगी वो आएगी आपकी 30 मार्क्स की। और ये 30 जो मार्क्स हैं ये 15+15 है। 15+15 का मतलब क्या है कि जो 15 मार्क्स हैं इसकी तो आएगी पैडा। तो ये जो पैडा है ये कैसे होगी, ये होगी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव से। ये ध्यान रखो आप, नेगेटिव जो मैं पैडा की जो वीडियोज डालता हूँ उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसको देखो, उसमें कई सारे क्लासेस, लगभग 15-16 क्लासेस हो चुकी हैं और धीरे धीरे मैं डालता रहूँगा। तो ये आप नेगेटिव पॉजिटिव से 15/15 लाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अब बाकी बचा 15 मार्क्स का। तो ये थ्योरी है। ये थ्योरी कैसी है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं क्लास 3rd, 4th और 5th, इन 3 क्लासों में से ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कब होगी, देखिए इसका तरीका बता देता हूँ कि पहले तो आप ये 3 किताबें पढ़िए, इससे अपने आप के खुद नोट्स बनाइए। खुद आप अगर नोट्स बनाओगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोट होंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको नोट्स देते हैं, नोट्स प्रोवाइड करेंगे ईवीएस के। तो मैं आपको एक सलाह ये देना चाहूँगा कि आप कुछ भी कूड़ा कबाड़ा उठा के ना पढ़ें, क्योंकि वो जो ईवीएस के नोट्स देते हैं वो सीटेट के लिए भी होंगे। वही वाले नोट्स बता रहा हूँ मैं। वो और वो क्या कहते हैं, यूपी टेट के लिए भी हैं, वो एमपी टेट के लिए भी हैं, वो आपके सुपर टेट के लिए भी हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, हर पेपर का अपना अलग सिलेबस होता है, अलग पैटर्न होता है। आप पेपर के पैटर्न को समझें, जौन सा भी पेपर देने जा रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से आप तैयारी करें। क्योंकि होता क्या है कि आप कूड़ा कबाड़ा पढ़ते रहते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो अरे यार ये कहाँ से आ गया। तो भाई सिर्फ उतना पढ़ो जितना आएगा। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 बुक्स उठा लो, इसको पहले पढ़ो और इसके बाद फिर इसकी पीडीएफ जो है मेरे पास रखी हुई है, आप पीडीएफ मंगा लीजिए, मैं दे दूंगा उसको। फिर इसके साथ मेरे साथ जो है आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 में से 15/15 आएंगे और इधर भी 15 में से 15 आएंगे। तो ये आपके हो गए 30/30। अगर कहीं आपकी किस्मत खराब हुई, एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया, तो 27-28 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। बट आपको ध्यान ये रखना है कि इस थ्योरी के लिए, ईवीएस की जो थ्योरी आती है उसके लिए आपको सिर्फ 3rd, 4th और 5th एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप सोचो, अगर आप कहने लोगे जी मैं तो 10 दिन में ही पढ़ लूँगा, कोई बात नहीं। आने वाले जो 10 दिन है उसमें भी यही पढ़ो और उससे 10 मतलब इसको ही रटते रहो, क्योंकि यही पेपर में आता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब हमारा, सपोज करो हमारा 10वीं का पेपर है, तो जो मैथमेटिक्स की बुक्स हमारी लगी हुई है एनसीईआरटी की 10th क्लास में, आप उसे ही तो पढ़ोगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे, उसकी दूसरी बार करोगे, तीसरी बार, चौथी करोगे, 5वीं बार, 6ठी बार। ऐसा थोड़ी है कि आप 11वीं क्लास की पढ़ने लगोगे। तो भाई जो जहाँ से आएंगे क्वेश्चंस आप उनको पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। और दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट की तैयारी करवाता हूँ और ऐसी तैयारी करवाऊँगा कि आपका सीटेट 101% क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए, इन पर विचार करना है। यानी कि इसमें देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका फायदा क्या होता है कि जमीन पड़ी रहती है तो उसका जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसके बाद दोबारा फसल करते हैं तो अच्छी फसल होती है, तो ये बात ठीक है। इस जगह पर जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। भाई उसको जलाते तो हैं लेकिन उखाड़ते नहीं है, जहां वो खड़ा होता है वहीं के वहीं जला देते हैं, तो ये बात हो गई गलत। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब डी देखेंगे, जब इस जमीन में खेती की जाती है, यानी कि हमने छोड़ दी कुछ साल के लिए, अब खेती करेंगे, तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। ये जो गहरा लिखा हुआ है ये चीज़ है गलत, क्योंकि इसको गहरा नहीं खोदते हैं, हल्का हल्का खोद के और बीज डाल देते हैं और फसल उगाती है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं ध्यान आगे बता दी कि जो मैं नेगेटिव पॉजिटिव बताता हूँ ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें मत पेल देना। यहाँ करने के लिए वो सिर्फ सीडी और पैडा में वर्क करेंगे, इधर वर्क नहीं करेंगे। तो आपकी थ्योरी आप पढ़ोगे तो आप बताओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बताओगे। तो चलिए, पहला ठीक, तीसरा ठीक। अब पहला देखेंगे ऑप्शन ए और डी। ए तो ठीक है भाई, लेकिन डी गलत है, तो पहला नहीं हो सकता। केवल ए, हाँ तो ये तो हो सकता है अभी फिलहाल। केवल डी, डी तो गलत है, नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ है बी सी। तो बी और सी को देख लेते हैं। तो भाई बी जो है ये तो गलत है, सी ठीक है, ए ठीक है, डी गलत है। ये लेकिन ये बी सी बता रहा है जो चौथा है, तो भाई फिर ये भी गलत। तो फिर सही कौन सा हुआ, केवल ए। जो केवल ए है आपकी ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यानी कि निरीक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, यानी कि 1 मंजिल ऊपर है, 1 मंजिल नीचे है। जानवरों को रखते हैं नीचे की मंजिल में, यहाँ जानवर रहते हैं तथा जरूरत का सामान भी यहाँ पर रखते हैं और स्वयं ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ के मोटे तनों के ऊपर तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र कहाँ का है? तो भाई आप लोग बताइए कहाँ का है। जब तक आप फटाफट अपना आंसर कर लीजिए, फिर बाद में बताना कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए। और भाई इस ऐसे प्रैक्टिस जब आप करोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी तरह के आने, ये सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी जो करवाऊंगा वो सीटेट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और जो आपका 3rd और 4th और 5th की बुक है उसी में से क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अलावा बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वहीं से आते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। चलिए, जब तक आपने देख लिया होगा, बाकी आंसर इसका मैं बताता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए मैं लेसन भी पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें और डिटेल से बताऊंगा आपको। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के बारे में इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं, आपको बताना है कि ये क्या है। तो देखिए, आप अगर 5th क्लास की बुक उठाएंगे और उसमें एक चैप्टर है बोलती इमारतें, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि जो कांसा होता है वह तांबे और टिन का मिश्रण होता है। तो इसमें सिर्फ ये बात सही है, तो आंसर भी यही होगा। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, यही किया होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर देखो, ये थ्योरी है, सीधी सीधी है, जो सही है वो सही है, चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपको पता है कि तांबे और टिन से कांसा बनता है तो उसको आंसर करो और आगे बढ़ जाओ, इसमें समय बर्बाद मत करो। वहाँ तो मैं आपको चारों ऑप्शन इसलिए कराता हूँ कि उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, थ्योरीज क्लियर हो जाती हैं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भोजन है? तो भाई आप खाना अपना अपना 4th क्लास पढ़ के देख लो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा? केरल। मैं समझता हूँ आपने भी केरल ही लगाया होगा। आगे चलते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट। जी हाँ, काला और सफ़ेद। देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार सीटेट में आया हुआ है। बस क्या है कि ये और ये ऑप्शन बदल जाते हैं। ये काला सफ़ेद सेम रहता है, कभी ये ए पे होता है, कभी बी पे, कभी सी पे, कभी डी पे। तो इसको थोड़ा आप ढंग से कर लीजिए। और बाकी आप जब 3rd, 4th और 5th की जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे, और पढ़ना जरूर है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये ज़रूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। जब आप छोड़ दोगे ना क्या नहीं पढ़ना है, तो जो चीज़ पढ़नी है वो आपके पास हो जाएगी, और जब आप उसको पढ़ के जाओगे तो बस समझ लो सीटेट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित सही कारण चुनने हैं आपको। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है, इससे इसके मल से ज़मीनें उपजाऊ होती हैं। ये बात सही है भाई, जो फालतू के पौधे होते हैं उनको खा लेता है, पत्तियां खा लेता है, और ये ज़मीन के अंदर रहता है, कभी बाहर आ जाता है कभी अंदर। केंचुए खरपतवार खा लेते हैं। भाई केंचुए तो बहुत छोटे हैं, कैसे खरपतवार खाएंगे? नहीं खाते। केंचुए ज़मीन में छेद करते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर सरकते रहते हैं तो छेद हो जाते हैं, तो ज़मीन पोली हो जाती है। तो ये अच्छी बात है किसान के लिए। केंचुए द्वारा बनाए गए छेद ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये बात भी ठीक है। तो कौन सी? ए, सी, डी ठीक है, यानी कि 4th आंसर है। आप लोगों ने भी यही किया होगा, इंटेलिजेंट तो आप हो ही। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? तो भाई झारखंड देख लेते हैं। फटाफट सोचो इसके बारे में, इसका आंसर बताओ। पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। फटाफट आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर है आपका डी। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैप के कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप मैप को जरूर करें। मैप को करने का तरीका बता देता हूँ। भाई आपके घर में आपके कोई बहन है, भाई है, कोई मम्मी है, या फिर कोई आपका दोस्त है, कोई सहेली है, उसके साथ मैप पे गेम खेलो। कैसे गेम खेलो? हाँ भी बता उड़ीसा कहाँ है, अब वो ढूंढेगा उड़ीसा कहाँ है। अच्छा बता किसके बगल पे है, इसके बगल, किसके उत्तर में है, किसके पश्चिम में। ऐसे गेम आप खेलिए मैप के ऊपर, और सिर्फ इंडिया के मैप पे खेलना और कहीं नहीं जाना, तो उससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर उड़ीसा के उत्तर में है। और थोड़ा सा हम इसको देख भी लेते हैं। उसने पहले कहा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, तो चलिए देखते हैं जरा। देखो भाई, ये है छत्तीसगढ़, इसके दक्षिण पूर्व में बता रहा है। अब दक्षिण पूर्व का छत्तीसगढ़ ये हो गया। अब इसका दक्षिण पूर्व देखेंगे, यानी कि हम यहाँ से देखेंगे, ये इस तरह से इसको हम काटेंगे। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब दक्षिण पूर्व का मतलब ये वाला एरिया। तो भाई इस वाले एरिया में तो नहीं है झारखंड, कहाँ है? नहीं है, तो इसका मतलब पहला आंसर गलत हो गया। अब दूसरा देखो, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश देख लो, ये रहा, इसका पश्चिम ये होगा, क्योंकि जो आपका होता है ये पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर, दक्षिण ये, तो ये हो गया। तो यहाँ तो नहीं है वो। अच्छा दूसरा, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल के पूर्व में। तो वेस्ट बंगाल का पूर्व तो इधर होगा, क्योंकि ये पूर्व इधर होता है,
जबकि ये तो इसके पश्चिम में, तो ये वाला भी गलत है। तो फोर्थ क्या है, उड़ीसा के उत्तर में, तो ये बात सही है। देखो ये उत्तर ऊपर होता है, ये उड़ीसा, इसके ऊपर ये झारखंड है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। ये आप ध्यान रखें, फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए पेट्रोलियम से आपने देखा होगा, पेट्रोलियम क्या है, जमीन के अंदर से गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है, उसमें से हम क्या क्या निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ग्रीस निकालते हैं, मोम निकालते हैं, और पेट्रोलियम तो निकलता ही निकलता है, कोयला नहीं निकलता है। कोयला कैसे बनता है भाई, कोयले का जो प्रोसीजर है, जैसे मान लो कहीं भूकंप आ गया, जंगलों में पेड़ दबते रहते हैं, उसके ऊपर पहाड़ गिरते रहते हैं, और फिर वो जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों से जो उनका रस है वो निकल जाता है सारा, और कहीं ना कहीं पेट्रोलियम उन चीज़ों से बनता है। और जब बिल्कुल खाली हो जाता है वो पेड़ जो खाली हो जाता है, तो फिर ये कोयला बनता है। ये सालों सालों तक ये प्रोसीजर चलता है, तब कहीं जाके ये सब चीज़ें होती हैं। इसको आप किताब में डिटेल से पढ़ेंगे। निम्नलिखित त्योहारों में से उस समूह को चुनो जिसे पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखो दिवाली जो वो तो अमावस्या को मनाई जाती है, तो ये तो दो वैसे ही नहीं होंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं, या तो ये है आंसर या ये है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। यहाँ है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। देखो बुद्ध जयंती तो पूर्णिमा को मनाई जाती है, होली भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती, लेकिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए डी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर से मिलते हैं। तो मैंने बताया कम से कम 2 क्वेश्चन में आपके आते हैं, इसलिए आपको ये करने ही पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका वही है, मैप उठा लो, भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, यार दोस्त सहेली किसी के भी साथ बैठ जाओ और मैप पे खेलो। इससे क्या है कि आपका एक ब्रेन भी बढ़िया से चलेगा, ये ढूंढ लोगे और आपको सारा नक्शा याद हो जाएगा। तो बताएं भी, अरब सागर में ये 3 स्टेट दे रखे हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कौन कौन से हैं, जल्दी फटाफट आंसर बताइए। चलिए तब तक मैं आपको अरब सागर ले चलता हूँ। ये देखिए ये आपका अरब सागर है। अब वो कह रहा है कि अरब सागर के तट को कौन कौन छूता है। तो यहाँ से चलेंगे, देखो एक तो हो गया केरला, इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे कर्नाटका, इससे ऊपर चलेंगे ये महाराष्ट्र, इससे ऊपर चलेंगे ये आ गया गुजरात। तो भाई ये जो 4 स्टेट हैं ये आपके अरब सागर को छूते हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो भाई देख लो, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र तो नहीं दे रखा, ये 3 ही 3 दे रखे हैं। ये तो ये चारों जो है छूते हैं किसको, अरब सागर को, और बाकी ये लोग नहीं छूते। तो आंसर होगा हमारा, गारंटी से 2 नंबर का मैप आएगा, इसलिए भैया इसको जरूर कर लो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आप एक्स पर, भाई ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, इसको जैसे जैसे पढ़े जाएंगे इसको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक्स पे हैं। चलिए, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, कोई बात नहीं, अतः आप पहले ए पर आते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। देख इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होगा, इस साइड में जगह थोड़ी कम है भाई, इधर बनाता हूँ, चलो यहाँ बना देता हूँ, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ से चलेंगे। अब वो क्या कह रहा है, आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर है, उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे 30 मीटर, क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ये आपका 30 मीटर। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में, ए ये है, इसका पश्चिम कौन सा, पश्चिम ये इस तरफ होता है, तो भाई इधर चलेंगे, कितना चलेंगे इधर, 40 मीटर। अब आपको यहाँ से ए से क्या मिला, बी मिल गया। अच्छा, अब बी के बाद देखते हैं, आप बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। अच्छा, कैसे पहुंच जाते हैं, अच्छा और देखेंगे। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में ये है 40 मीटर। फिर आप सी पर जाते हैं। अच्छा सी, अब ये सी है, ये वाला सी है, और ये सी कहाँ है, ये बी के उत्तर में, यानी कि जो ये बी है इसके ऊपर में, उत्तर ये ऊपर होता है, तो ये सी मिल गया आपको। फिर आप 30 मीटर, बी से ठीक उत्तर में 30 मीटर, ये 30 मीटर है यहाँ सी पर, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी, यानी कि ये वाला पॉइंट सी, इसके ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर। तो पश्चिम कहाँ, पश्चिम इस तरफ होता है। तो आप जब यहाँ पहुँचे आपको तो ये वाई मिला, यहाँ पे ये वाई मिला, बड़ी दूर था भाई ये स्कूल, ये वाला है वाई और ये वाला है एक्स। अब वो क्या पूछ रहा है, विद्यालय के सापेक्ष में, यानी कि विद्यालय आपका है वाई, आपका घर किस दिशा में है। तो भाई ये सापेक्ष जहाँ से पूछ रहा है वहीं देख लो, इसको ऐसे काट दो, काट दिया, ये काट दिया। अब ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये वाला जो है ये इस एरिया में आपका ये एक्स है, यानी कि दक्षिण
पूर्व, पहला आंसर करेंगे। मुझे लगता है आपने भी यही किया होगा। अगला देखेंगे, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 यानी कि सुबह मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। अब देखो चाल बतानी है, चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमारे पास है 1140, समय निकालना है। तो समय देखो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है। वो 9:45 पे चला, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जब वो 9:45 पे चला और अगले दिन वो 9:45 पे ही पहुंचा, ये मान लेते हैं, हालांकि वो पहुंचा 7:15 बजे। तो ये इसको कितना टाइम लगा? इसको लगे 24 घंटे पहुंचने में यहाँ पे। लेकिन वो 9:45 पे नहीं पहुंचा, वो कहाँ पहुंचा? वो 7:15 बजे पहुंचा, यानी कि 2.5 घंटे पहले पहुंच गया। तो इस 24 में से 2.5 घंटे आप माइनस कर दो। जब आप माइनस कर दोगे इसमें से 2.5 घंटे, तो फिर कितने घंटे बचेंगे? तब फिर आपके पास बचेंगे 21 घंटे। 21 सही 1/2, यानी कि 21.5 घंटे बचेंगे आपके पास। 24 घंटे में से ये 2.5 घंटे हमने घटा दिए, तो हमारे पास बचे 21.5 घंटे। तो हमारे पास दूरी भी है और समय भी है। इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? दूरी बटे समय। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 21 दूनी 42 और 1 43, 43/2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 43 तो यहीं रहेगा, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से कट जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 53.02, जो कि थर्ड आंसर है। ये थोड़ा सा सवाल हो गया एक तरह से, मैथ टाइप का ही है, लेकिन आता है ये, तो मैंने आपको करवा दिया। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं, क्यों? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ व बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए ये मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। अभी ठंडे रेगिस्तान में सब कुछ ठंडा ही ठंडा होता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। शायद आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। बाकी भाई कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए, प्लीज़, क्योंकि तभी पता चलेगा ना आपको कि आपकी क्या तैयारी है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? फटाफट बताओ, सोचो जल्दी से, देर नहीं लगनी चाहिए। 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। जी हाँ, आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके कारण ही जो कि आपका संगमरमर का बना हुआ है ताजमहल। और भाई एक चीज़ और कहूँगा, ज़िंदगी में एक बार ताजमहल देख के जरूर आओ, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। आंसर इसका सी। और वैसे भी 7 अजूबों में से एक है, तो जरूर देखना चाहिए, ऊपर से अपने इंडिया में ही है। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो भाई अगर मैं इसकी बात करूँ, आप 5th क्लास की बुक उठाना, और इसमें एक लेसन है बोलती इमारतें, इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। और जब सब उसको पढ़ोगे तो आप क्या आंसर पाओगे? आप पाओगे आंसर 4, काकतीय राजवंश। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। सीटेट की तैयारी करवाता हूँ, मेरी टैगलाइन ही है लेट्स क्रैक सीटेट। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका सीटेट जरूर क्लियर करवा के रहूँगा। ये मेरा नंबर है। आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, गाइडेंस, कुछ भी सीटेट से रिलेटेड, बस इस बात का ध्यान रखना, मैं सिर्फ सीटेट करवाता हूँ। क्योंकि भाई मैंने यूट्यूब पे देखा है कि एक ही मास्टर नहीं है, या एक ही मास्टर है, वो खुद मास्टर नहीं है, वो हर बार DSSB KVS के फॉर्म भरते हैं, उनसे क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको करवा रहे हैं। तो आप अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करो भाई। जिन्होंने ये सब चीज़ें कर रखी हैं, आप उस चैनल पे जाओ, और ऐसे चैनल पे जाओ जो स्पेशली वही चीज़ करवाते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं कि यूपीटेट भी करवा दे, सीटेट भी करवा दे, एमपीटेट भी करवा दे, DSS भी करवा दे, KVS भी करवा दे, ये भी करवा दे, वो भी करवा दे। अगर वो ये कहता है तो वो आपको बेवकूफ़ बनाता है और कुछ नहीं करता। भाई मैं तो सीधी सीधी बात बताता हूँ, मैं तो बहुत हल्का फुल्का मास्टर हूँ। हालांकि मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए लगभग 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, और लेकिन मैं सिर्फ सीटेट ही करवा पाता हूँ, मेरी स्पेशलिटी इसी में है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको आंसर करूँगा।